हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। जो है आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हमने जो कल वाली क्लास की थी और जो परसों सीखा था इन्फ्लेशन के बारे में, उसके उसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। प्लस हम मनी एंड बैंकिंग आज जो है वो शुरू करने वाले हैं। मनी एंड बैंकिंग में आज हम ये देखेंगे कि कैसे जो है वो आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई में मेजरली जो रोल जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है वो होता है आरबीआई गवर्नर। उसकी अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है, उससे संबंधित जितने भी प्रोविजंस हैं उनको भी एक बार देख लेंगे। प्लस हम आज की क्लास में ये भी देखेंगे कि सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, ये सब चीज़ें क्या होती है, इन चीज़ों को देखेंगे। इससे पहले हम क्लास शुरू करें, आप सभी लोगों से जो है एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस चीज़ का बेनिफिट ले पाए। क्लियर ऑन दिस? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला एमसीक्यू जो हमारे पास है तो वो किसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, उसमें कहते हैं विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में ये बताइए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, किसके बारे में पूछा गया है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में? डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में। अब सिंपल सी एक चीज देखिए, इन्होंने हमें वेरियस जो है वो चीजें दे दी, 5 चीजें दी है। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, इन्होंने ये पूछा कि इन चीजों से क्या डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो आएगी। तो एक एक करके सभी चीजों को कैलकुलेट करते हैं और ये जानते हैं कि आ सकती है या नहीं। ठीक है, पहला जो रीजन इन्होंने दिया उसमें लिखा हुआ है एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है? एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मीनिंग होता है जब जो है पैसा लोगों के पास बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है। पैसा लोगों के पास इजीली अवेलेबल है। पॉलिसीज जो हैं, जो आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, वो दो पार्ट्स में उसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ। वो क्या क्या है? एक है एक्सपेंशनरी, एक है कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी जो है वो उस केस में मनी सप्लाई को कम कर दिया जाता है और एक्सपेंशनरी में मनी सप्लाई को ज्यादा कर दिया जाता है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? अब जैसे ही आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा तो वैसे ही आप लोग इस चीज को जान पाएंगे कि डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। कैसे? जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मनी सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो रही है। अगर लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, मनी सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तो उस चीज़ के चलते क्या ज़्यादा हो जाती है? डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है। और अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो उस चीज़ के चलते इन्फ्लेशन भी जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो पहला आंसर इसका 1 जो है वो सही है। क्लियर ऑन दिस? तो 1 सेकंड ऑप्शन में नहीं है, बाकियों में है। तो इस वजह से 75% एमसीक्यू जो है हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट आ गया फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है? फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है? जब सरकार जो है वो लोगों को पैसा प्रोवाइड करती है, जब लोगों को पैसा दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। अब जब लोगों के पास सब्सिडीज आती हैं तो उसकी जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। अब अगर कंजम्पशन इंक्रीज होती है तो उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि फिस्कल स्टिमुलस भी जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को इफेक्ट करता है? बोला जा सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट फैक्टर इन्होंने कौन सा बोल दिया? इन्होंने बोल दिया इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ वेजेस। अगर वेजेस यानी कि जिस रेट पे जो मजदूर हमारे काम कर रहे हैं वो इंक्रीज हो जाए तो क्या इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो आएगी? तो इसका आंसर है नहीं। रीजन इसका क्या होगा कि ये कॉस्ट साइड इफेक्ट है। इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात की गई है जो कि है लेबर, और लेबर के चार्जेस अगर इंक्रीज होते हैं तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे उस चीज की प्रोडक्शन में जो लगने वाली कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी। अब उसकी जो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो उससे जो इन्फ्लेशन आएगी उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है वो जा चुका है हमारे ऑप्शन से। तो ये भी गया और ये भी गया। तो आंसर इसका क्या आ गया हमारे पास? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन एक बार बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, हायर परचेजिंग पावर। अगर लोगों की परचेजिंग पावर हायर होती है तो इससे भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है। कैसे? उस केस में देखा था, मनी सप्लाई ज्यादा हुई, लोगों के पास पैसा आया, लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा हुई, परचेजिंग पावर ज्यादा होने के चलते जो है लोगों ने डिमांड को इंक्रीज कर दिया और उस चीज के चलते जो है वो इन्फ्लेशन जो है मार्केट में आ गई।
तो ये भी फोर्थ इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट आ गया राइजिंग इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा हो जाता है तो ये भी रॉन्ग है। आप लोगों को पता है कि इंटरेस्ट रेट क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। चार थे ना हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या थे? पहला क्या था? हाँ, लैंड। इसके बदले इनको क्या मिलता है? रेंट मिलता है। ठीक है। उसके बाद क्या था? लेबर। लेबर को क्या मिलती है? वेजेस। उसके बाद क्या था? कैपिटल। कैपिटल को क्या मिलता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। तीसरे वाले ऑप्शन में क्या इंक्रीज हो रहा है? वेजेस इंक्रीज हो रही हैं। पांचवें वाले ऑप्शन में क्या इंक्रीज हो रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। और ये दोनों क्या है? ये दोनों है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और ये किसी भी चीज की कॉस्ट को इंक्रीज कर देते हैं। अगर कॉस्ट इंक्रीज होगी तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो नहीं आएगी। तो इसका आंसर क्या हुआ? 1, 2 एंड 4। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर ऑन दिस? इजी था एमसीक्यू। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या बोला गया है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ वेज प्राइस स्पाइरल। ठीक है। इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में जो है आप लोगों को मैं ये समझाता हूं कि वेज प्राइस स्पाइरल जो है वो क्या होता है। देखिए, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जानिए। मान लीजिए चीजों के प्राइस जो है वो इंक्रीज हुए। ठीक है। क्या हुआ? चीजों के प्राइस जो है वो इंक्रीज हुए हैं, और ये वो प्राइस है जो इंक्रीज हुए हैं। क्लियर ऑन दिस? ये वो प्राइस है जो इंक्रीज हुए हैं। अब चीजों के प्राइस इंक्रीज होने पे लेबर जो है वो ये सोचना शुरू कर देती है कि हमारी जो रियल वेजेस है वो कम हो गई, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। अब उस परचेजिंग पावर को ज्यादा करने के लिए लेबर जो है वो क्या बोलती है कि हमारी वेजेस भी इंक्रीज कर दो। क्या बोलती है? कि हमारी वेजेस भी इंक्रीज कर दो। तो इस चीज के चलते लेबर की वेजेस भी इंक्रीज कर दी जाती हैं। अब अगर लेबर की वेजेस इंक्रीज करती हैं तो उनके पास क्या आ जाता है? उनके पास मनी सप्लाई आ जाती है। और उस मनी को सप्लाई करके, उस मनी के आने से लोग क्या करते हैं? उस चीज को स्पेंड करते हैं, जिससे जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो क्रिएट होती है। और इस चीज के चलते दोबारा से इन्फ्लेशन आ जाती है। ठीक है। अब इसको बोलते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। कि प्राइस इंक्रीज किए, इसके चलते वेजेस इंक्रीज की, उसके चलते फिर प्राइस इंक्रीज किए, फिर वेजेस, और ये कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है। और इस चीज को बोलते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। क्लियर ऑन दिस? वेज प्राइस स्पाइरल क्या होता है? इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है? अभी इसी चीज के बारे में उन्होंने एमसीक्यू पूछा है, और एमसीक्यू को जानते हैं क्या पूछा है। करेक्टराइज जो है इसका क्या करेक्टरिस्टिक होता है वेज प्राइस स्पाइरल का, उसको डिस्कस करना है। व्हेन प्राइस राइज वर्कर डिमांड लोअर वेजेस। लोअर वेजेस क्यों डिमांड करेंगे वर्कर? ऑप्शन ए जो है वो निकल गया। व्हेन प्राइस राइज वर्कर डिमांड हायर वेजेस कंट्रीब्यूटिंग टू इन्फ्लेशन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी वाले केस में ही ऐसा जो है वो हमें देखने को मिलता है कि जब प्राइस राइज करते हैं तो वर्कर जो है वो डिमांड करते हैं हायर वेजेस, जो कि आगे चल के इन्फ्लेशन को जन्म देता है। सी ऑप्शन भी गलत है। व्हेन प्राइस फॉल वर्कर डिमांड हायर वेजेस। वर्कर अगर प्राइस फॉल कर रहे हैं तो वर्कर हायर डिमांड वेजेस क्यों करेंगे? क्लियर ऑन दिस? व्हेन प्राइस फॉल वर्कर डिमांड लोअर वेजेस, तो ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो सेकंड एमसीक्यू भी हमारा जो है वो सॉल्व हो चुका है। एक बार इस एमसीक्यू की एक बार डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। प्राइस राइज in the initial phase there is a general increase in the price of the economy which leads to inflation। पहला इनिशियल प्रोसेस समझ आ गई। सेकंड, सेकंड में क्या होगा? वर्कर्स डिमांड हायर वेजेस। वर्कर्स जो है वो हायर वेजेस को डिमांड करते हैं। अब अगर वो हायर वेजेस को डिमांड करेंगे तो उस चीज के चलते उनकी क्या ज्यादा हो जाएगी? परचेसिंग पावर। अगर परचेसिंग पावर ज्यादा होती है तो उस चीज के चलते क्या होता है? सप्लाई जो है वो उस लेवल से इंक्रीज कर नहीं रही, और डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाती है सप्लाई से। और इस चीज के चलते क्या आ जाता है मार्केट में? इन्फ्लेशन आ जाती है। क्या आ जाता है? इन्फ्लेशन आ जाती है। तो इसी चीज को बोला जाता है वेज प्राइस स्पाइरल। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू। ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो किसके ऊपर है? ग्रीडफ्लेशन के ऊपर है। ठीक है, किसके ऊपर है? ग्रीडफ्लेशन के ऊपर है। एक बार इसको भी समझा देता हूं कि ग्रीडफ्लेशन एक्चुअल में क्या होती है। ठीक है, तो आज क्या सीखने जा रही है? ठीक है। इसको ग्रीड प्राइस स्पाइरल के नाम से भी बोलते हैं, ये नाम इसके लिए यूज किए जाएंगे।
एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि आप लोगों को जो है वो इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ठीक है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या होगी कि जिस समय किसी भी देश में मान लो नेचुरल क्राइसिस चल रही है, क्लियर ऑन दिस, किसी भी देश में जो है जगह जगह नेचुरल क्राइसिस चल रहे हैं। अब उस चीज के चलते कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस समय ये फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी चीजों को महंगा बेचें या हम उस समय जो है वो प्रॉफिट कमा पाए। ठीक है, जिसका मकसद जो है वो मेन यही होता है कि हम लोगों ने प्रॉफिट कमाना है उस ऐसी चीज से जो कि नेचुरली हमारे देश में आई है। जैसे कि जैसे मान लो आपके देश में जो है वो कोरोना वायरस जब नया नया आया था 2020 में, तो उस समय जो हैंड वॉश हो गए या फिर जो इससे संबंधित बाकी चीजें हैं तो उनके प्राइस जो है वो लोगों ने हाइक करने शुरू कर दिए थे क्योंकि लोग इस चीज की डिमांड करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पैसा जो है वो कमाया जा सकता है। क्लियर ऑन दिस, जो इन्फ्लेशन उस समय में आती है जो लोगों की किससे संबंधित है, ग्रीड, लालच से संबंधित है, तो उसको बोलते हैं ग्रीडफ्लेशन। ग्रीडफ्लेशन में भी ये स्पाइरल देखने को मिलता है, ग्रीडफ्लेशन में भी ये स्पाइरल जो है वो क्या होगा, देखने को मिलेगा। क्लियर ऑन दिस, और इसका जो रीजन होगा वो उस समय क्या होगा, प्रॉफिट प्राइस स्पाइरल के नाम से हम उसको बुला देंगे। क्या बोल देंगे, प्रॉफिट प्राइस स्पाइरल। क्लियर ऑन दिस, अब इस चीज को माइंड में रखिए और इसी चीज को माइंड में रखते हुए वो एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उसमें ऐसा क्या नया था। ठीक है, ग्रीडफ्लेशन समझ आ गया सबको। ठीक है, आगे, ग्रीडफ्लेशन रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन कॉर्पोरेट्स ग्रीड ड्राइव इन्फ्लेशन। बिल्कुल ठीक है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम। ठीक है, लोगों की जो ग्रीड होती है, लालच होता है, वो इन्फ्लेशन को लेके आता है, तो उसी को बोलते हैं ग्रीडफ्लेशन। ठीक है, सेकंड, रेदर देन वेजेस प्राइस स्पाइरल इट इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रॉफिट प्राइस स्पाइरल। ठीक है, इसको जो है वो प्रॉफिट प्राइस स्पाइरल के नाम से भी जाना जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो सही होगी। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द अबव आर करेक्ट, ये पूछा गया हमें। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रीडफ्लेशन डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्ट द लोअर इनकम एंड मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स। इफेक्ट करता है, आगे देखते हैं कैसे। इंक्रीज देयर कंजम्पशन, इंक्रीज कैसे करेगा, यहाँ पे आएगा डिक्रीज देयर कंजम्पशन। ठीक है, तो ये जो है ये क्या हो जाता है, ये रॉन्ग हो जाता है। और इसी चीज के चलते ये ऑप्शन भी गया, ये भी गया, तो इसका सही आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने ये देख लिया कि सर वेज प्राइस स्पाइरल क्या होता है, और कौन सा नया कॉन्सेप्ट हमने सीखा इसमें कि ग्रीडफ्लेशन जो है वो क्या होती है। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा जो है वो ले पाए। चलिए, इसकी डेफिनेशन जो है वो आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने उस चीज़ को तो डिस्कस कर ही लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, रीफ्लेशन के बारे में एमसीक्यू जो है वो पूछा जा रहा है। किसके बारे में, रीफ्लेशन के बारे में। इससे पहले ये एमसीक्यू को डिस्कस करें, आप लोग ये बताइए कि रीफ्लेशन होती क्या है। रीफ्लेशन क्या होती है, रीफ्लेशन बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारी इकोनॉमी जो है वो रिसेशन से जब ऊपर आ रही है, हमारी इकोनॉमी जो है वो सरकार की पॉलिसीज के चलते जो रिसेशन की सिचुएशन आ रखी थी उससे ऊपर आ रही है, तो उस समय जो इन्फ्लेशन आ रही है उसको बोलते हैं रीफ्लेशन। क्या बोलते हैं, रीफ्लेशन। अब रीफ्लेशन के जो कॉजेज होते हैं, ठीक है, तो वो पूछे गए हैं कि कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो रीफ्लेशन को जन्म देते हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला क्या है, लोअरिंग द टैक्सेस। जब हमारी इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, हमारी इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, तो उस समय सरकार टैक्सेस को क्या कर देती है, कम कर देती है। और उस चीज़ के चलते लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो ज़्यादा हो जाएगी और वही परचेजिंग पावर जो है वो इन्फ्लेशन को लेके आने में कामयाब होगी। तो पहला जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, सेकंड, चेंजिंग द मनी सप्लाई। चेंजिंग द मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई को चेंज कर दिया जाए तो उस समय भी जो है वो रीफ्लेशन की सिचुएशन आएगी। और लास्ट क्या है, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट। लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट से भी री इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम जो है वो एक ऑप्शन में है विच इज सेकंड। सेकंड ऑप्शन में प्रॉब्लम ये है, चेंजिंग द मनी सप्लाई लिखा है बस, तो ये एक वेग स्टेटमेंट बन जाती है। इसमें इन्होंने क्लियर नहीं किया कि मनी सप्लाई जो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है।
ठीक है, तो इसी चीज के चलते जो है वो ऑप्शन 1 एंड 3 जो है वो सही बने, और इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर ऑन दिस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन सी दिया है पर इसका बी आएगा, और ये जो है सी तब हो जाएगा इसका आंसर जब यहाँ पे मेंशन किया गया होगा कि मनी सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट आया। उन्होंने बस ये इतना लिखा कि चेंजिंग द मनी सप्लाई, इंक्रीज और डिक्रीज जो है अगर लिखा जाएगा तो उस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं। क्लियर ऑन दिस, तो ये एमसीक्यू भी आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, तो अब तक इन्फ्लेशन का हमने क्या क्या देखा और क्या क्या चीजें हैं जो इन्फ्लेशन में सिग्निफिकेंट हो जाती हैं, जहां से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, उनको एक बार डिस्कस करते हैं। पहली क्लास में हमने जाना था इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन जो है वो कितने लेवल्स पे जो है वो हो सकती है, प्रोड्यूसर, होलसेल, रिटेलर, कंजम्पशन, कंज्यूमर लेवल पे। होलसेलर यानी कि WPI क्या होता है, उसके प्रोविजंस देखे थे, CPI देखा था क्या होता है, प्लस हमने ये भी देखा था कि डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के रीजंस क्या होते हैं और कैसे इनको जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि इन्फ्लेशन की क्या क्या टाइप्स होती हैं, डिसइन्फ्लेशन, डीफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। उसके बाद हमने दो कर्व्स भी डिस्कस की थी। ठीक है, कौन सी कर्व्स थी वो, जो दो चीजों के बीच में आपस में रिलेशन बताती है, इन दो चीजों के बीच में, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। उस कर्व का नाम था फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व को भी हमने लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और इसके एमसीक्यू के द्वारा भी हमने कई चीजों को देखा, जैसे कि वेज प्राइस स्पाइरल था, जैसे कि ग्रीनफ्लेशन क्या होती है। ठीक है, तो आगे जो भी चीजें आती रहेंगी उन चीजों को भी हम लोग डिस्कस जो है वो करते रहेंगे। अब आज का जो नया कॉन्सेप्ट है वो शुरू करते हैं, विच इज मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, सबसे पहले जो है मनी एंड बैंकिंग में बैंक की डेफिनेशन और इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी जो है वो मैं दूंगा। क्लियर ऑन दिस, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि सर बैंक जो है वो क्या होता है, बैंक क्या होता है। देखिए, बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों की सेविंग्स को अपने पास रखता है। ठीक है, सेफ एंड सिक्योर रखता है, और उनको आगे इन द फॉर्म ऑफ लोन देता है इन लोगों को, जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे की जरूरत है। ठीक है, और इन लोगों ने जिन्होंने अपनी सेविंग वहां पे रखी है, इनको बदले में क्या देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इन लोगों से क्या लेगा बदले में, रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन ये जो ROI है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इन लोगों को दिया जाएगा और ये जो इनसे लिया जाएगा, ये सेम नहीं होगा। इसकी वैल्यू ज्यादा होगी और इसकी वैल्यू कम होगी, और उसी से बैंक जो है वो क्या कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा। अब आप बोलोगे कि सर इसकी वैल्यू ज्यादा और उसकी कम, बैंक क्यों प्रॉफिट कमाए। इसका रीजन जो है वो सिंपल सा यही होगा कि बैंक जो है, आप लोगों का अगर इन लोगों ने लोन नहीं दिया तो आप तो बैंक को ही अप्रोच करोगे। ठीक है, बैंक उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो ले रहा है कि अगर आपका जो है वो लोन नहीं मिला तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो हमारे उसमें है, और हम जो है वो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। तो इस चीज के चलते बैंक एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, इसको डेफिनेशन को देखते हैं। बैंक आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिटवीन बोरोअर एंड लेंडर। ठीक है, ये एक्सेप्ट करता है किस चीज को, डिपॉजिट्स को फ्रॉम पब्लिक, और मनी जो है वो देता है किसको, बिजनेसमैन को, और उस व्यक्ति को जो इन्वेस्टमेंट जो है वो करना चाहता है। तो सिंपल सी बैंक की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी आप सब लोगों को। नेक्स्ट, अब जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें बेसिकली क्या चीजें होती हैं। सबसे ऊपर जो होता है वो होता है सेंट्रल बैंक। कौन सा बैंक, सेंट्रल बैंक। उसके नीचे जो होता है उसको बोलते हैं कमर्शियल बैंक। क्या बोलते हैं, कमर्शियल बैंक। और उसके नीचे जो है वो क्या होता है, नॉर्मल पब्लिक होती है। नॉर्मल पब्लिक जो है वो डायरेक्टली सेंट्रल बैंक से कभी भी डील नहीं करती, वो बीच में किससे डील करती है, कमर्शियल बैंक से। और कमर्शियल बैंक किससे डील करता है, सेंट्रल बैंक से। इंडिया के केस में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक कौन है, RBI है। ठीक है, और कमर्शियल बैंक कौन से हैं, जो बाकी बैंक है, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, यस बैंक हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, कमर्शियल बैंक से। नॉर्मल पब्लिक जो है वो इन कमर्शियल बैंक से डील करेगी और ये RBI से डील करेगा। क्लियर ऑन दिस।
अब इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक जो है वो कौन सा है, आरबीआई है। आरबीआई के बारे में चीजें जानते हैं। आरबीआई का जो पहला नाम है वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हुआ करता था। जब आरबीआई नहीं था तो उस समय 1947 से पहले की बात है, तो उस समय जो है वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हुआ करता था। ठीक है। अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक लॉ पास किया जाता है, और उस लॉ के बाद अप्रोक्सीमेटली 1934-35 के आसपास, 35 के आसपास जो है वो आरबीआई अपनी वर्किंग शुरू कर देता है। कब? 1 अप्रैल 1935। क्लियर ऑन दिस? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम? अब आगे चल के जब हमारा देश आजाद होता है तो उस समय तक आरबीआई जो है वो एक पब्लिक नहीं बल्कि प्राइवेट अकाउंट होता है। सरकार के द्वारा रिजर्व बैंक एक्ट पास किया जाता है 1949 में, भारत सरकार के द्वारा, और उसके बाद जो है वो आरबीआई की नेशनलाइजेशन कर दी जाती है। आरबीआई को ये घोषित कर दिया जाता है कि ये हमारे यहाँ का एक सेंट्रल बैंक है, और यही है जो बाकी कमर्शियल बैंक से डीलिंग करेगा। क्लियर ऑन दिस? आरबीआई को इस्टेब्लिश करने के बाद जो है सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें एक पोस्ट क्रिएट की जाती है जो पहले भी थी, उसका नाम रखा जाता है गवर्नर ऑफ आरबीआई। क्या नाम रखा जाता है? गवर्नर ऑफ आरबीआई। अब गवर्नर ऑफ आरबीआई है, इसकी जो अपॉइंटमेंट की प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस? अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा की जाती है? वो FSRASC, इसके द्वारा की जाती है। इसके बारे में आगे चल के और चर्चा करेंगे। FSRASC क्या है? FSRASC, इसके द्वारा आरबीआई का जो गवर्नर है उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो की जाती है। इसका जो टेन्योर है, आपके माइंड में आएगा कि सर आरबीआई गवर्नर का टेन्योर कितना होता है। राइट नाउ जो है सेक्शन 8 ऑफ आरबीआई एक्ट इस चीज से डील करता है, जिसमें टेन्योर जो है वो गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई का बताया जाता है। उसमें ये बोला जाता है कि 3 साल से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता इसका। और दूसरी चीज ये है कि ये एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसका टेन्योर जो है वो कितना रखना चाहते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि सर क्या आरबीआई के गवर्नर को कोई चीज क्वालिफाइंग या फिर उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? तो इसका सिंपल सा आंसर जो है वो ये है कि आरबीआई गवर्नर की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बस ये इस कमीशन के द्वारा रेकमेंड हो जाता है और वो उसको अपॉइंट कर दिया जाता है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की विल के ऊपर निर्भर करता है कि उसके लिए क्या टेन्योर बनाना और क्या क्वालिफिकेशन बनाना। यहाँ तक क्लियर है आप सब लोगों को? नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन ये आएगा कि क्या सर एक ही व्यक्ति जो है वो 2 बार आरबीआई का गवर्नर बन सकता है? तो इसका आंसर है यस, एक ही व्यक्ति को 2 बार जो है वो रीअपॉइंट किया जा सकता है आरबीआई के गवर्नर के लिए। ठीक है। तो अब आप सब लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि आरबीआई जो है वो कैसे इस्टेब्लिश हुआ, कैसे वर्क करता है। आरबीआई में जो मेजर व्यक्ति है वो कौन है? वो कौन है? गवर्नर। और उसकी अपॉइंटमेंट की प्रोसेस समझ आ गई, क्वालिफिकेशन समझ आ गई, और ये समझ आ गया कि क्या वो रीअपॉइंट जो है वो हो सकता है। इन सब चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस जो है वो कर लिया। आगे देखते हैं। आरबीआई के आने से पहले उस समय जो बैंक हुआ करता था उसको बोलते थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई ने कब अपनी जो ऑपरेशन है वो शुरू किए थे? 1 अप्रैल 1935, जहां तक आपको समझाया था। प्लस एक चीज और आएगी कि आरबीआई जो है वो एक एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश है, तो इस वजह से अगर बाई चांस किसी एमसीक्यू में आपके सामने लिखा हो कि आरबीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसी समय उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा, और ये जो है वो एक्चुअल में सही स्टेटमेंट नहीं है। आरबीआई इज अ विच बॉडी? बिल्कुल ठीक, आरबीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। क्लियर ऑन दिस? और उसी तरीके से एसबीआई भी जो है वो इसी तरीके से वर्क करती है। आरबीआई डिड नॉट स्टार्टेड एज अ गवर्नमेंट ओन्ड बैंक। आरबीआई जो है वो सरकारी बैंक के तौर पे नहीं शुरू हुआ था। ये पहले समय में क्या था? प्राइवेटली होल्डिंग बैंक था। और इसकी पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद जो है वो सरकार के द्वारा रिजर्व बैंक एक्ट 1948 जो है वो पास किया गया, और उसके बाद जो है वो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई जो है वो उसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है। आरबीआई जो है वो सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी है जो बैंकिंग सिस्टम में वर्क करती है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बैंकिंग के बारे में, आरबीआई के बारे में। इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे वो आपके हो जाएंगे। अब एक बार गवर्नर की चीज़ों को भी देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट जो है वो किसके द्वारा की जाएगी? कि FSRASC, फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी।
इसके द्वारा। और कौन इसको हेड करेगा? इसको हेड करने वाला कौन होगा? कैबिनेट सेक्रेटरी। अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्लियर है। नेक्स्ट आ गया टर्म। टर्म जैसा कि मैंने बताया था सेक्शन 8 जो है वो आरबीआई का इससे डील करता है। टर्म में मैंने बताया था कि 3 साल से ज्यादा नहीं होगा, 3 ईयर से एक्सीडिंग नहीं करेगा उसको। और ये जो फिक्स किया जाएगा ये किसके द्वारा किया जाएगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो किया जाएगा। और हमने क्या देखा था इसमें कि क्या एक ही व्यक्ति को रीअपॉइंट किया जा सकता है? तो इसका आंसर है यस, किया जा सकता है। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन कोई भी मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली, बस ये है कि रिकमेंडेशन उसके द्वारा होनी चाहिए तब ये हो सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर है आप सब लोगों को? इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ गया कि रिमूवल प्रोसेस क्या है। रिमूवल प्रोसेस के लिए ये ध्यान में रखें कि आरबीआई जो है वो कैसे उसको रिमूव किया जा सकता है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आरबीआई को जो है रिमूव किया जा सकता है। क्लियर ऑन दिस? अब नेक्स्ट जो है वो ये देखेंगे कि आरबीआई के क्या क्या फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। और फंक्शंस के साथ ही एक आपको और चीज बताऊंगा जिसको आप ध्यान में रखें और उसके चलते जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करें। पहला फंक्शन आरबीआई का ये होता है कि आरबीआई एक ऐसी मॉनेटरी अथॉरिटी है, आरबीआई एक ऐसी मॉनेटरी अथॉरिटी है जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मैनेज करती है। ठीक है, आरबीआई जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, सुप्रीम है। किससे डीलिंग करता है? कमर्शियल बैंक से डील करता है। और आरबीआई ही पॉलिसीज जो है वो फॉर्मुलेट भी करता है। सेकंड फंक्शन ये है कि आरबीआई मैनेजर ऑफ फॉरेक्स एक्सचेंज है। ये दोनों फंक्शन क्लियर हो गए। आरबीआई जो है वो मैनेजर भी है किसका? फॉरेक्स एक्सचेंज का। क्लियर ऑन दिस? अब नेक्स्ट, करेंसी जो है वो इशू की जाएगी इंडिया में तो वो किसके द्वारा की जाती है? आरबीआई के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट फंक्शन ये है कि हमारे इंडिया में जो डेवलपमेंट रोल है वो आरबीआई को सौंपा गया है, यानी आरबीआई जो है वो डेवलपमेंट वर्क भी करता है। और आरबीआई ये इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रही है, हर व्यक्ति जो है वो हमारी फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसके साथ मिला हुआ है, कोई भी व्यक्ति उससे एक्सक्लूजन उसकी ना हो, तो ये भी इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट है कि बैंकर्स टू बैंक। आरबीआई जो है वो बैंकर्स का बैंक है, यानी कि इसका मीनिंग क्या बना? इसका मीनिंग ये बना कि यदि किसी कॉमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत है और उसके पास कोई वे नहीं बचा पैसे लेने का, तो वो किसको अप्रोच कर सकता है? वो आरबीआई को अप्रोच कर सकता है। इसी वजह से आरबीआई को बैंकर्स ऑफ बैंक बोला जाता है कि बैंकर्स का भी आगे ये बैंक है। ठीक है, प्लस ये भी है कि अगर मान लो सरकार को पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वो भी आरबीआई की हेल्प ले सकती है, तो इसको बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट्स बैंक। ठीक है, बैंकर टू बैंक और गवर्नमेंट्स बैंक। क्लियर ऑन दिस? अब नेक्स्ट एक चीज और देखिए, इन्हीं फंक्शंस को आप लोग जो है वो अच्छे से देख लीजिए और इन्हीं फंक्शंस के बेसिस पे जो है वो आपको एक और चीज बताता हूँ। आरबीआई एज अ मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो दो चीजें कर रहा है। पहली चीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देख रहा है और दूसरी चीज जो है वो बैंकिंग सिस्टम देख रहा है। क्लियर ऑन दिस? और दूसरा फंक्शन क्या किया जा रहा है इसके द्वारा कि फॉरेक्स एक्सचेंज को मैनेज कर रहा है। ठीक है, मैनेजर ऑफ फॉरेक्स एक्सचेंज। ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा जो पब्लिकेशंस की जाती हैं, आरबीआई के द्वारा जो रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं, वो भी पहली 3 रिपोर्ट्स तो आपको इसी फंक्शन से याद हो गई होंगी। क्लियर ऑन दिस? पहला फंक्शन जो आरबीआई के द्वारा रिपोर्ट निकाली जाती है उसका नाम है रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्राम ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया नाम की रिपोर्ट जो है वो आरबीआई के द्वारा निकाली जाती है, वो साल में एक बार निकाली जाएगी, पब्लिश एनुअली। पहली रिपोर्ट क्लियर है आप लोगों को? सेकंड, आरबीआई का फंक्शन एक और है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखना। तो सेकंड रिपोर्ट का नाम क्या आ गया? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो कि हाफ ईयरली निकाली जाती है आरबीआई के द्वारा। कब? हाफ ईयरली। और और हमने सेकंड फंक्शन इसका देखा था कि आरबीआई जो है वो फॉरेक्स एक्सचेंज को भी मैनेज करता है, तो इस वजह से तीसरी जो रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो निकाली जाएगी हाफ ईयरली। क्लियर ऑन दिस? मॉनेटरी पॉलिसी से जो संबंधित रिपोर्ट है वो भी आरबीआई के द्वारा निकाली जाएगी। ठीक है, और प्लस आरबीआई ही है जो ये डिफाइन करता है कि बाई मंथली पॉलिसी जो है वो क्या होगी, रेपो रेट क्या रहेगा, तो उसके बारे में ये भी स्टेटमेंट रिलीज की जाती है इसके द्वारा। ठीक है, इंडस्ट्रियल आउटलुक जो है वो भी आरबीआई के द्वारा निकाला जाएगा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जो करवाया जाता है वो भी आरबीआई के द्वारा करवाया जाता है। तो ये सब पब्लिकेशंस हैं जो आरबीआई करता है। ठीक है,
तो इन सब चीज़ों को जो है वो प्रीलिम्स के लिए एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अब आरबीआई के बारे में ऑलमोस्ट हमने सभी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, कैसे बना, मेजरली कौन वर्क कर रहा है वहाँ पे, गवर्नर कर रहा है, उसके भी प्रोविजंस हमने देख लिए, आरबीआई के फंक्शंस भी हमने देख लिए, प्लस ये भी देख लिया कि आरबीआई के जो मेजरली पब्लिकेशंस हैं वो क्या क्या है, उनको भी हमने देख लिया, जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। और इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करते रहिएगा। नेक्स्ट आ गया, कौन सी पॉलिसी को डिस्कस करने जा रहे हैं अब हम, मॉनेटरी पॉलिसी को। कौन सी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर ऑन दिस। इसको अगर देखना हो तो मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। पहले जो टूल्स होते हैं आरबीआई के पास उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव, और सेकंड जो होते हैं उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है, पहले उन चीजों को डिस्कस करेंगे, और उन चीजों में सबसे पहले क्या आता है, सीआरआर, डायरेक्ट में। दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट है। क्या आता है, सीआरआर। सीआरआर क्या होता है इसको देखते हैं। सीआरआर की बेसिक डेफिनेशन होती है कैश रिजर्व रेशियो। क्या डेफिनेशन है, कैश रिजर्व रेशियो। और ये एक चीज और याद रखिए, सीआरआर हमेशा कैश की फॉर्म में ही रखा जा सकता है। सीआर हमेशा कैश की फॉर्म में रखा जा सकता है, और ये वो पैसा होता है, इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। क्लियर ऑन दिस। एग्जांपल क्या है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये है आरबीआई, ये पहला केस है, ये सेकंड केस है, ये थर्ड, और यहां पे है फोर्थ। क्लियर आप लोगों को, ठीक है, एक एक करके जानते हैं। मान लीजिए ये है आरबीआई, और इसके नीचे जो है बैंक है उसका नाम है कमर्शियल बैंक, और उसके नीचे जो है वो क्या है, नॉर्मल पब्लिक है। क्लियर ऑन दिस। अब आरबीआई जो है वो बेसिकली क्या करेगा, जो लोगों का डिपॉजिट बैंक में इकट्ठा हो रखा है, किन लोगों का, नॉर्मल पब्लिक का, ठीक है, उस डिपॉजिट में से कुछ परसेंटेज जो है आरबीआई ये बोलेगा कमर्शियल बैंक को कि मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ कैश जो है वो आप रखो। क्लियर ऑन दिस। और वो जो पैसा रखा जा रहा है आरबीआई के पास, किन लोगों के द्वारा, कमर्शियल बैंक्स के द्वारा आरबीआई के पास जो पैसा रखा जा रहा है कैश की फॉर्म में, उसको बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। दूसरी चीज ये है कि उन चीजों पे आरबीआई जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। दो चीजें याद रखिए। पहली चीज ये याद रखनी है आप लोगों को कि सीआरआर हमेशा कैश की फॉर्म में रखा जाएगा। दूसरी चीज ये याद रखनी है आप लोगों को कि सीआरआर पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिया जाता। और तीसरी चीज ये याद रखनी है कि सीआरआर किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, सीआरआर एनडीटीएल, यानी कि नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, इसके बेसिस पे निकाला जाएगा। एनडीटीएल यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी के बेसिस पे निकाला जाता है। क्लियर ऑन दिस। सीआरआर जो है उसका क्या लेना देना है मार्केट से, या आरबीआई कब बोलेगा कि मैं सीआरआर को इंक्रीज करने जा रहा हूं या डिक्रीज करने जा रहा हूं, इसका एक सिंपल सा लॉजिक समझिए। मान लीजिए इकोनॉमी में जो है वो मनी सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया। अब उस पैसे को लोग जो है वो यहाँ कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करेंगे। अब लोगों ने मान लो जो कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट किया है उसकी जो अमाउंट है वो कितनी है, 1000 है मान लो। यहां तक समझ आ गया। अब ये जो 1000 अमाउंट है इस पे जो है आरबीआई क्या लगाता है, सीआरआर लगाता है। और सीआरआर जो है मान लो अगर 20% का लगाया है इसने, आरबीआई ने, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 200 रुपये जो है वो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखने होंगे। अब कमर्शियल बैंक के पास खुद के पास कितने बचेंगे देने के बाद, इतने। अब ये वो पैसे हैं जिनको कमर्शियल बैंक आगे लोन की फॉर्म में लोगों को दे सकता है। अगर सीआरआर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ज्यादा पैसा बैंकों को आरबीआई के पास रखना है, और अगर ज्यादा पैसा बैंकों को आरबीआई के पास रखना है तो उनके पास जो अपने पास पैसा बचा लोगों को लोन देने के लिए वो कम हो गया। अब अगर ये कम हो गया तो इसके चलते जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, आरओआई क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और इस चीज के चलते जो है वो लोग डिस्करेज होंगे लोन लेने के लिए, लोग जो है वो नॉर्मली लोन नहीं लेंगे। और जब लोग लोन नहीं लेंगे
तो इस चीज के चलते इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। यानी कि इस बेसिस पे, इस एग्जांपल से ये बोला जा सकता है कि अगर सीआरआर इंक्रीज हो रहा है तो मनी सप्लाई कम हो जाती है। यानी कि सीआरआर और मनी सप्लाई का आपस में इनवर्स रिलेशन है। क्लियर ऑन दिस? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहां तक समझ आ गया? अब नेक्स्ट आ गया एसएलआर। क्या आ गया? एसएलआर। एसएलआर क्या होता है इसको एक बार ध्यान से समझते हैं। फिर से वही डायग्राम बनाते हैं। यहां पे क्या है? आरबीआई, उसके नीचे क्या है? कमर्शियल बैंक, और उसके नीचे क्या है? नॉर्मल पब्लिक। सीआरआर वो पैसा है जो आरबीआई के द्वारा बताया जाएगा कितना होना चाहिए। किसके द्वारा बताया जाएगा? आरबीआई के द्वारा बताया जाएगा कि कितना होना चाहिए। और एसएलआर, एसएलआर जो है वो कमर्शियल बैंक अपने खुद के पास ही रखता है। किसके पास रखेगा? अपने खुद के पास। और उसको डिफाइन करने वाला कौन होगा? आरबीआई होगा कि वो कितना होना चाहिए एसएलआर। और एसएलआर जो है वो भी किस चीज का निकाला जाएगा? कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इन चीजों के बेसिस पे निकाला जाएगा। ठीक है। एसएलआर के साथ एक चीज और है कि एसएलआर की फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर जो है वो सिर्फ कैश की फॉर्म में नहीं रखा जा सकता, वो किसी भी फॉर्म में रखा जा सकता है जिस चीज को मैं इजीली जो है वो पैसे में चेंज करवा के यूज कर सकूं। ठीक है। अब मान लीजिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रही है, आरबीआई ने जो है वो सीआरआर इंक्रीज कर रखा है, लेकिन सीआरआर की एक रेंज है जो आरबीआई ने वो भी डिफाइन कर रखी है कि सीआरआर जो है वो इस रेंज के बीच में ही जाएगा। अब आरबीआई के पास सीआरआर को जो पूरा इसने चेंज करके देख लिया, लेकिन उससे कोई इफेक्ट आ नहीं रहा। अब वो लोग किसको यूज करेंगे? एसएलआर को यूज करेंगे। और अगर एसएलआर को यूज करेंगे तो इस केस में क्या होगा कि मान लीजिए कमर्शियल बैंक के पास कितने पैसे आए थे? 1000। उसमें से 20% का जो है वो क्या लगा दिया गया था? सीआरआर लगा दिया था। और उस चीज के चलते 200 रुपए जो है वो आरबीआई के पास जमा करवा दिए थे, और इनके पास खुद के पास कितने बचे थे? 800। अब मान लो अगर उन्होंने बोल दिया कि 20% का एसएलआर भी है, 20% का एसएलआर भी है, यानी कि 200 रुपया एसएलआर की फॉर्म में रखना होगा, और ये और कम होके कितना बन गया? 600। अगर बैंकों के पास जो है वो सिर्फ 600 रुपया बचा है आगे लोगों को लोन देने के लिए, तो उनके पास और कम हो गया। अब इस चीज के चलते वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देंगे? ज्यादा कर देंगे, और लोग जो है वो डिस्करेज होंगे लोन लेने के लिए। लोग जो है वो नॉर्मली लोन नहीं लेंगे क्योंकि महंगा मिलेगा। क्लियर ऑन दिस? अब इस चीज के चलते इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। यानी कि एसएलआर की जो लिंकेजेस हैं वो आपको क्लियर हुई, और एसएलआर से कैसे ये इंपैक्ट होता है इन्फ्लेशन पे वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब अगर मान लो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है मनी सप्लाई ज्यादा होने की वजह से, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है मनी सप्लाई ज्यादा होने की वजह से, तो आरबीआई ये बताओ सीआरआर और एसएलआर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। आरबीआई जो है वो सीआरआर और एसएलआर इंक्रीज कर देगा। अगर वो इंक्रीज करेगा तो मनी सप्लाई कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब ज्यादा पैसा जो है कमर्शियल बैंक का वो आरबीआई के पास या फिर उसके खुद के पास इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर जो है वो रखना पड़ रहा है। और इस चीज के चलते क्या हो रहा है कि उनके पास कम पैसा बचता है लोगों को लोन देने के लिए। और अगर कम पैसा बचता है लोगों को लोन देने के लिए, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देते हैं? ज्यादा कर देते हैं। और इस चीज के ज्यादा होते ही लोग जो है वो इस चीज से डिस्करेज होते हैं कि हम जो है वो लोन ना ही ले तो अच्छा है। और इस चीज के चलते जो है वो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कंट्रोल में आ जाएगी। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट आ गया रेपो रेट। रेपो रेट, इसकी डेफिनेशन क्या है इसको समझते हैं। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव लोन टू द कमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कम समय के लिए आरबीआई के द्वारा जो बैंकों को लोन दिया गया है उसको बोलते हैं रेपो रेट। क्लियर ऑन दिस? और उसके बाद जो है वो होता है रिवर्स रेपो, और वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अब एक बार रेपो रेट को समझते हैं। मान लो ये है आरबीआई, इसके नीचे है कमर्शियल बैंक, और उसके नीचे है नॉर्मल पब्लिक। अब अगर आरबीआई जो है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, रेपो रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन देगा,
तो आगे जो कमर्शियल बैंक लोन देगा लोगों को वो भी तो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब अगर इसका जो लोन ज़्यादा है, रेपो रेट इंक्रीज करता है आरबीआई, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि कमर्शियल बैंक जो लोगों को लोन दे रहा है वो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो लोन ज़्यादा है तो लोग जो है वो डिस्करेज होंगे लोन लेने से, मना कर देंगे। और अगर लोगों ने जो है वो मना कर दिया लोन लेने से, तो फिर उसके चलते क्या होगा, मार्केट में इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आनी शुरू हो जाएगी। कारण इसका ये है कि मनी सप्लाई कम होनी शुरू हो जाएगी। आरबीआई ने जब भी मनी सप्लाई कम करनी है तो पहले सीआरआर को यूज करेगा, सीआरआर को यूज कर लिया, उसके बाद उसका इंपैक्ट जो है वो देखने को मिला। और भी इन्फ्लेशन कम करनी है तो एसएलआर को यूज कर सकता है, ये सेकंड इंस्ट्रूमेंट है इसके पास। क्लियर ऑन दिस। और उसके बाद भी अगर हो तो रेपो रेट को यूज कर देगा, रेपो रेट भी इंक्रीज कर दिया। अगर रेपो रेट इंक्रीज कर रहा है यानी कि मनी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। सीआरआर, एसएलआर और रेपो रेट का मनी सप्लाई से क्या लेना देना है, क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर सीआरआर, एसएलआर और रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है तो मनी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। इसी के चलते जो है वो इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल की जा सकती है मार्केट में। नेक्स्ट आ गया रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो क्या होता है, इस चीज को ध्यान से समझते हैं। रिवर्स रेपो इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक गिव लोन टू द आरबीआई। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई को लोन देता है तो इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो। क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो। इसका सिंपल सा लॉजिक जो है वो एक सिंपल सी चीज होती है। अगर मान लो बैंकों के पास पैसा ज्यादा है, आरबीआई ने रिसेंटली सीआरआर भी ज्यादा किया है, एसएलआर भी ज्यादा किया और रेपो रेट भी ज्यादा किया। अब आरबीआई इन चीजों को जो है वो तो आगे पीछे कर नहीं सकता, तो आरबीआई क्या करता है, ये बोलता है कि हमारे पास जो है वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम आप लोगों को जो है वो दे देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा खासा पे कर देंगे, आपके पास जो एक्स्ट्रा कैश है वो हमें दे दो। और उसके बदले उस लोन को एज अ लोन जो हम वो लेंगे उसको बोला जाएगा रिवर्स रेपो। इसका बेसिक सा मकसद यही होता है कि बैंकों के पास जो एक्स्ट्रा मनी है वो आरबीआई के पास दे दें वो, ठीक है, और वो उस मनी को आगे नीचे ना दे पाए पब्लिक के पास, क्योंकि अगर पब्लिक के पास दे दिया तो मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और उससे इन्फ्लेशन जो है वो मार्केट में फिर से आ जाएगी। इस चीज़ को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। अब कमर्शियल बैंक जो है उसके पास दो ऑप्शन बचे हैं। मान लो कमर्शियल बैंक के पास एक ऑप्शन है कि कंज्यूमर्स को दे दे, पब्लिक को दे दे। दूसरा ऑप्शन है ये बचा कि आरबीआई को दे दे। आरबीआई जो है वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है और आरबीआई पैसे लेके कभी भागेगा नहीं, तो कमर्शियल बैंक अपनी समझदारी के चलते जो है कंज्यूमर को लीव करके आरबीआई को लोन देगा। क्लियर ऑन दिस। तो इस तरीके से आरबीआई के द्वारा इन ऑपरेशंस को यूज किया जाता है। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए यूज किया जाएगा, सिंपली इन्फ्लेशन को रोकने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आज हमने कौन कौन से ऑपरेशंस को जान लिया है उसको एक बार देख लेते हैं। सीआरआर हमने देख लिया क्या होता है, कल इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसको भी देखेंगे। एसएलआर देख लिया हमने क्या होता है, इसका मैकेनिज्म भी समझा दिया है। रेपो रेट भी हमने देख लिया और रिवर्स रेपो रेट भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो कल की जो क्लास होगी उसमें इन्हीं चीज़ों को और अच्छे से जानेंगे और इन चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो और सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। इन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस जो हम अनुष्का अकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों का फ़ायदा जो है वो इससे हो पाए। थैंक यू।